सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और कारोबार से जुड़ी बहुत सारी अहम खबरें और मौज़ूआत के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले स्टॉक मार्केट का रुख करेंगे। कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज़ है और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का रुझान रहा है और इंटरबैंक में $40 सस्ता हुआ है और $286.10 पर अब वो ट्रेड करने लगा है। जुमे को $286.50 पर बंद हुआ था। इस हफ्ते में क्या सूरत हाल रहेगी, आज मार्केट कैसी रही है, मजीद जानेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कफील, बताइएगा स्टॉक मार्केट में आज क्या सूरत हाल रही है? डॉलर में जो है थोड़ी सी इस वक्त ये कमी बेशी देखी जा रही है, ये कितनी स्टेबिलिटी रहेगी आने वाले दिनों में? देखिए, आज कारोबार का पहला दिन है और मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग जो है वो देखी जा रही है। तो हम लास्ट वीक खासा अच्छा था मार्केट के हिसाब से। अगर हम बात कर लें वॉल्यूम की, तो खासे अच्छे वॉल्यूम जो हैं वो देखे गए। मेरे साथ शहरियार भट्ट हैं। शहरियार, मार्केट में लास्ट वीक कैसे रही है? आज पहला डे है, क्या कहेंगे ओवरऑल किस तरह बिहेव कर रही है मार्केट? देखिए, लास्ट वीक तो बहुत आउटस्टैंडिंग रहा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए। ना सिर्फ लास्ट वीक बल्कि पिछले 3 माह से जो मार्केट में तेज़ी का तसलसल है वो हमने देखा कि टूटते हुए देखा था। फ्राइडे को चूँकि वीकेंड था तो हमने मार्केट में 400 से ज़ायद पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग विटनेस की थी। आज सुबह जब कारोबार का आगाज़ हुआ तो मार्केट में एक मिला जुला रुझान था। मार्केट में स्विंग्स आ रहे हैं। चूँकि मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो अब यहाँ पे मार्केट में कुछ हम ऊपरी लेवल के ऊपर थोड़ी सी प्रॉफिटिंग देख रहे हैं। टेक्निकली भी मार्केट में 57,300 से ऊपर थोड़ी सी सेलिंग देखने में आ रही है। और ये मैं आपके नाज़रीन को बताते चलूँ कि ये टेक्निकल करेक्शन बेइंतहा ज़रूरी होती है किसी भी स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि अगर मार्केट में अगर थोड़ी सी करेक्शन आती है और मार्केट नीचे आती है तो नए इन्वेस्टर्स के लिए जगह बनती है और मार्केट में दोबारा से बुल रन कंटिन्यू होता है। जिस तरह कहा जा रहा है कि IMF का जो तमाम कंडीशंस थी उसको फुलफिल जो है वो कर दिया गया और नेक्स्ट मंथ मे बी कि हमें पैसे मिल रहेंगे। तो क्या देख रहे हैं ओवरऑल और किस तरह देख रहे हैं? सेक्टर्स कौन से देख रहे हैं? क्या कहेंगे अपने सरमायाकारों के हवाले से? देखिए, ओवरऑल सेंटीमेंट तो इंतहाई मुस्बत है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से IMF के इस्लाहात के ऊपर काम किए, सारी कंप्लाइंस पूरी की, तो ओवरऑल इकोनॉमी के इंडिकेटर काफ़ी पॉजिटिव साइड ठीक है। बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे और कफील से हम स्टॉक मार्केट और डॉलर के हवाले से आने वाले दिनों में और आने वाले वक्त में मजीद भी अपडेट्स देते रहेंगे। अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और कुछ हमें बात करनी है म्यूचुअल फंड की। ये म्यूचुअल फंड है क्या, ये कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी करने के फवाइद क्या हैं और म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी कैसे की जाती है? ये वो तमाम सवालात हैं जो कि लोगों के जहनों में होते हैं। आमतौर पर लोग जब सरमायाकारी करते हैं तो उनका मकसद सिर्फ एक होता है कि वो इससे कुछ मुनाफा हासिल कर सकें और ये उनके फ़ायदे में कैसे एक आम आदमी के लिए अगर इसमें सरमायाकारी करनी है तो वो किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये सरमायाकारी कर सकता है। इसी पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में सब मौजूद हैं मीर मोहम्मद अली साहब, एक्स CEO हैं UBL फंड मैनेजर्स लिमिटेड के। बहुत शुक्रिया मीर मोहम्मद अली साहब। ये सबसे पहले तो ज़रा एक आम आदमी के लिए फरमा दीजिएगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, ये काम कैसे करता है, किस किस का इससे कनेक्शन होता है, किन किन सेक्टर्स को ये कवर करता है, ताकि फिर हम इस पर ज़रा डिटेल से बात करें। ठीक है, होता ये है कि बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ इस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के लिए बुलाया। होता ये कि कोई भी चीज़ करने के लिए एक्सपर्टीज़ ज़रूरी होती है। फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और फाइनेंशियल जो मार्केट्स के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो एक एक्सपर्ट जो लोग हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वही उसको हैंडल करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको दवाई लिख के देगा। आप किसी को लीगल इशू पे जाएंगे तो लॉयर के पास जाएंगे। इसी तरह म्यूचुअल फ़ंड इस तरह बनाए जाते हैं कि एक्सपर्ट जो हैं, इस एरिया के स्पेशलिस्ट जो होते हैं, वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो इस तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं कि वो आपके लिए एक पोर्टफोलियो डेवलप करते हैं बेस्ड ऑन योर आपकी जो रिस्क प्रोफाइल है या आपका जो रुझान होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत कंजर्वेटिव आदमी हैं और आपको बहुत शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको रिस्क नहीं लेना है, तो वो आपके लिए एक अलग पोर्टफोलियो बनाते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए से बच्चों की एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो उसके लिए आपके लिए वो एक डिफरेंट पोर्टफोलियो उसका आपका एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो इसी तरह उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मेन जो इसमें एक्सपर्टीज़ लेके आता है वो इन्वेस्टमेंट्स की जो नॉलेज है वो उसके पास होती है। एक आम आदमी के पास नॉलेज नहीं होती कि ये शेयर मार्केट में जो XYZ स्टॉक है ये क्यों बढ़ा हुआ है, ये क्यों गिरा हुआ है। तो एक एक्सपर्ट जब आपके बिहाफ पे आपके पैसे पुल इन करके वो इन्वेस्ट करता है तो आपको वही रिटर्न्स, तकरीबन वही रिटर्न्स मिल रहे होते हैं जो एक अच्छे एक्सपर्ट इन्वेस्टर को मिलते हैं। तो इसका यही फ़ायदा होता है कि अगर आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप ज्वाइन कर जाते हैं एक बड़े ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स में और वो आपके बिहाफ के ऊपर जो है ना एक्सपर्टीज़ के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, और ये जब आप कहते हैं छोटी सी इन्वेस्टमेंट, तो ज़ाहिर है हर एक के लिए वो उस छोटी और बड़ी की एक रेंज जो है वो अलग-अलग होती है। तो एक
एक आम आदमी क्या एक बहुत माइनर सी इन्वेस्टमेंट यानी कोई 6 फिगर्स को टच करती इन्वेस्टमेंट को भी मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में है नॉर्मली 5,000 रुपये से आप अकाउंट खोल सकते हैं। यानी एक आम आदमी भी आम आदमी भी 5,000 रुपये से अकाउंट खोल सकता है और ज़ाहिर है 5,000 रुपये वही प्रॉफिट मिलेगा जो उसको 5,000 की वजह से। तो इसी तरह वो आप जितना ऐड भी कर सकता है उसके अंदर और उसको बढ़ा भी सकता है। और अच्छी चीज़ ये होती है कि अपनी इन्वेस्टमेंट वो निकाल भी सकता है, उसमें कोई फिक्स टर्म नहीं होता है इन्वेस्टमेंट का, आप पहले भी निकाल सकते हैं। अगर आपने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया तो ज़ाहिरी बात है मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से होता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो वो इक्विटी मार्केट में पैसे आप लगाते हैं और आप जब वो आप देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि आम आदमी के लिए बैंक में भी वो पैसे डाल सकता है, उसको बैंक में भी एक रिटर्न मिल जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इन्फ्लेशन बहुत हाई होता है। इन्फ्लेशन क्या करता है, वो महंगाई जो होता है वो आपकी जो है पैसे की जो रियल वैल्यू है ना उसको ख़राब कर देती है। तो ज़रूरी ये है कि आपको कोई भी ऐसी सेविंग करें, सेविंग करना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी है कि सेविंग के साथ आप इन्वेस्टमेंट भी सही करें। इन्वेस्टमेंट वो सही होती है जहां आप ऐसी एम करते हैं कि इन्फ्लेशन से आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा हो, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न जो है वो आपको स्टॉक मार्केट प्रोवाइड करती है। लेकिन स्टॉक मार्केट चूँकि एक मुश्किल इन्वेस्टमेंट है आम आदमी के लिए, तो इसीलिए वो आप जब म्यूचुअल फंड के थ्रू आप एंटर करते हैं तो आपको वो बेनिफिट मिल जाता है। सही। तो मोहम्मद अली साहब ये भी बताइएगा कि आप जो भी शख्स इन्वेस्टर होता है उसको पता होता है कि मैंने ये पैसा एक्सपर्ट्स के हवाले कर दिया है, अब वो उसको किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बैंक में अपना पैसा नहीं रखना चाहते, या वो चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर में ना इन्वेस्ट करें, या वो किसी अपनी मर्जी के सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है इन्वेस्टर को? देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी जो रेगुलेटर है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने बहुत अच्छे रेगुलेशंस हमारे पाकिस्तान में डेवलप हुए हैं जिससे म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करते हैं। वो मेन रेगुलेटर जो है वो आपका मेन रेगुलेटर है। प्लस अब म्यूचुअल फ़ंड की इंडस्ट्री पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 50 साल से ज़्यादा इंडस्ट्री, NIT जो आया था 1960s में आया था और अब 2023 है, तकरीबन 70 साल हो जाएंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पाकिस्तान में। प्राइवेट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आई थी लेट 90s में। अच्छा, अब रेगुलेशंस इस तरह बनाए गए हैं कि इसमें आप किसी भी एक सेक्टर में जो है वो 10 से 20% से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और किसी एक पर्टिकुलर जो शेयर है उसमें आप 10% से ज़्यादा शेयर पैसे नहीं लगा सकते। इससे क्या होता है कि डाइवर्सिफिकेशन होती है। डाइवर्सिफिकेशन से ये होती है जैसे कि एक आपने मुहावरा सुना होगा कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, ठीक है। उससे ये होता है कि अगर आपने कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट कर दिया है तो उस कंपनी में रिस्क होता है, कोई रिस्क कंपनी में कुछ मसला हो गया, ये हो गया, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटर्न वो नहीं आ पाएगा या इन्वेस्टमेंट डूबने का डर है। इसी तरह आप अपनी स्प्रेड आउट कर देते हैं इन्वेस्टमेंट्स, तो आपकी जो है तकरीबन बड़े सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स को वो स्प्रेड आउट कर देते हैं। अब लेटली ये भी हो रहा है कि अगर किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है, किसी पर्टिकुलर फॉर एग्जाम्पल एनर्जी फंड में इन्वेस्टमेंट करना है या फाइनेंशियल सेक्टर फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके भी अलग अब म्यूचुअल फंड्स बन गए हैं, तो उसमें आप वो डायरेक्ट उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सही। और ये ओवरऑल एक सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। और अच्छा, तो मोहम्मद अली साहब ये एक आम आदमी का तासुर ये होता है कि अगर वो किसी फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा तो कहीं डूबने का खदशा होता है, कहीं उसका ज़िंदगी भर की जमा पूंजी डूब ना जाए, तो ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। और फिर लोगों को राग़िब करना कितना मुश्किल होता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, लोगों का एक रुझान नहीं होता इस जाने बाने के लिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेफ़ की जो है ना डेफिनेशन है इसके अंदर। अगर आपने बिल्कुल सेफ़ इन्वेस्टमेंट करनी है इसमें लाइक बैंक अकाउंट, तो इसके लिए कैश फंड्स होते हैं, मनी मार्केट फंड्स होते हैं और बॉन्ड फंड्स होते हैं। उसमें ये होता है कि आपकी जो रिटर्न है कम होगा लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल सेफ़ रहेगी। अच्छा। और उसका जो रिटर्न है ऑलमोस्ट आपके बैंक अकाउंट के जो रिटर्न है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। अच्छा। और वो मनी मार्केट कैश फंड्स हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत छोटी चाहिए होती है। अब जहाँ तक सेफ्टी की बात है कि जो रेगुलेशंस भी इस तरह बने हैं, SCCP जो है ना बहुत रेगुलरली मॉनिटर करता है म्यूचुअल फंड्स को, ऑडिट करता है, उनके इंस्पेक्शन करता है। और अल्लाह का शुक्र है हमारी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो काफ़ी डेवलप भी हो गई है। तकरीबन 1.5 अरब रुपए इसकी वैल्यू हो गई है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पाकिस्तान में। तो अब ये नहीं कि हम बिल्कुल शुरू में, अब माशाल्लाह वी हैव लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स जो पैसों को मैनेज करते हैं और ऐसा नहीं हुआ है कभी कोई किसी के पैसे इसमें डूबे हों इस तरह से। हाँ, सिक्योरिटी की जहाँ सेफ्टी की बात है, स्टॉक मार्केट की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स में उतार चढ़ाव होता है मार्केट की, बट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आप शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे तो ये रिस्क होता है कि आपके पैसे कम हो सकते हैं। लेकिन आप चूँकि अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इन्वेस्ट करें। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टॉक मार्केट में हमेशा इन्वेस्टमेंट करें, आप रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करें। फॉर एग्जांपल अगर आपने मंथली से 5,000 करके आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप डिफरेंट टाइम पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे ये होता है कि मार्केट की जो टाइमिंग का जो रिस्क होता है वो भी आपका कम हो जाता है। तो उससे आपको एक रेगुलर सेविंग भी हो रही होती है और आप रेगुलर जो है वो इन्वेस्टमेंट भी हो रही होती है आपकी। तो इस तरह से जो है वो आप अपने पैसे को सिक्योर कर सकते हैं
इन टर्म्स ऑफ द मार्केट रिस्क जो होता है ना, फ्लक्चुएशन। ये जो हमारे किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है, हमारा मुल्क अगर किसी इकोनॉमिक क्रंच में आता है, उस सूरत में भी ये म्यूचुअल फंड्स और जो दीगर फंड्स होते हैं ये बिल्कुल सेफली काम कर रहे होते हैं, या उसका इम्पैक्ट एक क्रिएट होता है इन फंड्स? देखिए, जहाँ तक मनी मार्केट और कैश फंड्स का है तो वो तो बिल्कुल सेफ होते हैं। उसमें कभी कोई भी हालात हो जाए तो उसमें आपकी जो प्रिंसिपल जो है वो आपका सिक्योर्ड रहता है, रिटर्न थोड़ा ऊपर नीचे उसमें होता रहता है। स्टॉक मार्केट में जब नीचे आती है मार्केट, और इसीलिए मैं आपको ये कह रहा था कि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, आपको रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। कि आपने आज एक महीने इन्वेस्टमेंट की, अगले इस महीने मार्केट ऊपर थी, अगले महीने मार्केट नीचे थी, आपको अच्छे पैसे अच्छे उस पर, उसको कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। तो इस तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में भी आपके पैसे जो है ना वो सिक्योर्ड रहेंगे। लेकिन आप ये समझेंगे कि मैं आज पैसे डाल देता हूँ और ये कि एक महीने बाद मेरे पैसे इतने हो जाएं और इतने हो जाएं, तो ये इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ना वो रिस्की होती हैं। यानी लोग इसको एज करियर भी अडॉप्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में? डेफिनेटली जी, बहुत पाकिस्तान में तो अब काफ़ी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अच्छे प्रोफेशनल्स आए हैं। काफ़ी CFA जो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं वो उन्होंने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ज्वाइन किया है। और आप आई थिंक पाकिस्तान की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, अगर आपका उसका मेयार इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म देखें तो दुनिया की किसी भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से आप इसको। अच्छा, मैं इसी बात है कि जो पाकिस्तान की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, अगर इसका कंपैरिजन आप हमारी इस रीजन की दूसरी कंट्रीज से करें, इंडिया से या बांग्लादेश से या श्रीलंका से, तो इसको आप कहाँ, अभी आपने बताया कि 1.5 बिलियन तक ये 5 ट्रिलियन तक पहुँच चुके, तो ये अभी इसमें मजीद कितना एक्सपेंड होने की गुंजाइश है? और इंडिया से या बांग्लादेश से हम कम्पीट कर रहे हैं? साइज़ वाइज हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है कंपेयर टू इंडिया या बांग्लादेश, बिकॉज वहाँ कंपेरिजन बहुत हाई है, बिकॉज वहाँ स्टेबिलिटी भी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बहुत हाई रही है, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी बड़ी रेगुलर बेसिस पे, वहाँ का कल्चर भी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स का ज़्यादा है। पाकिस्तान में सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स का कल्चर जो है इतना ज़्यादा नहीं है, हम एक स्पेंड ओरिएंटेड इकॉनमी है। लेकिन यहाँ पे अब मार्केट की जो ग्रो कर रही है, पिछले 5 साल में मार्केट तकरीबन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के वो डबल हुए हैं, और वो ग्रो कर रहे हैं, अभी भी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। और आई थिंक उम्मीद यही है कि जितनी इसकी अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी, जैसे ये प्रोग्राम है, इस तरह और प्रोग्राम्स होंगे, तो लोगों को आइडिया होगा कि बिकॉज देखें, आप एक घर बैठे हुए आप अपने ऑनलाइन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको वही रिटर्न मिल रहे होंगे जो एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर को मार्केट में तकरीबन मिलते हैं, जो कि प्योरली एक मेरिट पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। अच्छा मीर साहब, ये जो सैलरीड पर्सनस होते हैं, ज़ाहिर है इनको बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के किसी फंड में कि ये अपनी उस बचत के साथ, सेविंग के साथ वहाँ इन्वेस्ट कर सके, तो इनके लिए आपको क्या स्ट्रेटजी और क्या एडवाइस करेंगे आप? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि सैलरी जो बंदा है उसको एक एक्सपेंस रखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस के नाम से। यानी जब सैलरी आती है तो उसके और खर्चे भी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये बिल, वो बिल, उसमें खर्चा होना चाहिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस। अच्छा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस ये होना चाहिए कि सैलरी का 10% आपके वो इन्वेस्टमेंट करें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आने वाले दिनों में आपको फिर हम ज़हमत देंगे। मीर मोहम्मद अली मौजूद थे, एक्स CEO हैं UBL इन्वेस्टमेंट ग्रुप फंड मैनेजर्स के। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मजीद अहम खबरें कारोबार से जुड़ी हमारे पास मौजूद हैं, हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।